दोस्तों, मैं संदेश अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है हिमनद के कार्य। ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें हम बात करेंगे कि हिमनद के या ग्लेशियर के कुछ बेसिक्स पे उनका अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा इसके इरोजनल लैंडफॉर्म्स। हम लोग इसके पहले ऑलरेडी विंड के वर्क, उसके बेसिक और उसके इरोजनल डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का अध्ययन कर चुके हैं और उसके भी पहले हम लोगों ने रिवर या रनिंग वाटर के बेसिक को समझा था, इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का अध्ययन किया था। अब हम आगे बढ़ते हुए ग्लेशियर पे पहुंच चुके हैं और हम जानते हैं कि इरोजन के जो एजेंट होते हैं, अपरदन के जो कारक होते हैं कह सकते हैं, उनमें इसका एक प्रमुख स्थान है और यह टॉपिक थोड़ा सा जटिल हो जाता है बाकी सबसे। इसका कारण यह है कि नदी से संबंधित बहुत सारे स्थल रूपों को हमने अपनी आंखों से देखा है। पवन वाले भी हम जनरली अगर रेगिस्तानी भागों में घूमने गए हैं कभी तो हमने देखा ही होगा, लेकिन जो हिमनद के स्थल रूप होते हैं ये जल्दी नहीं देखने को मिलते, क्योंकि एक तो हिमनद के स्थल रूप हैं तो बहुत ज्यादा हाइट पे होंगे, ये बात तो तय है। और जल्दी सभी लोग पहाड़ों पे घूमने तो लोग जाते हैं, लेकिन वहां तक नहीं जाते जहां तक या जिस एरिया में इस प्रकार के हमारे लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। उतनी ऊंचाई तक घूमने भी बहुत कम ही लोग जाते हैं और नदी से बनने वाले लैंडफॉर्म्स तो हम सभी ने देखे हैं, इसीलिए उससे हम अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं कि यहाँ वाटरफॉल है या फिर वी शेप्ड वैली है, क्योंकि हम कहीं भी पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने जाएंगे तो हमें वो सारी चीजें नजर आ जाएंगी। लेकिन जो हिमनद वाले लैंडफॉर्म्स हैं ये जटिल हैं, क्योंकि इनके दर्शन, इनका मतलब कहने का तात्पर्य है कि इनको आसानी से हम नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें बहुत ही दुर्गम क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, तभी हम इनको देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा पहला इसका जो आज के अध्याय में जो हिस्सा होगा उसमें हम इसके बेसिक को समझेंगे, उसके पश्चात हम अपरदनात्मक स्थल रूपों का अध्ययन करेंगे। हिमनद के विषय में या ग्लेशियर के विषय में कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण बातों को जानने से पहले सबसे पहले हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दावलियों के बारे में जानेंगे। एक होता है अल्टीट्यूड और एक होता है लैटिट्यूड। इन दोनों का प्रभाव तापमान पर होता है। अगर हम ये दो कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो आगे जब हम अभी हिमनद के प्रकार को समझेंगे तो वहां हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। देखिए, अल्टीट्यूड, मान लीजिए कि हम यहां पर खड़े हैं, ठीक, हम यहां से ऊपर उठ रहे हैं, ये सरफेस है, हम सरफेस से ऊपर उठ रहे हैं, तो ये जो ऊंचाई हम प्राप्त कर रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, वो हो गया अल्टीट्यूड, ठीक है। और हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो नॉर्मल लैप्स रेट उसके हिसाब से हमारा प्रति 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान कम होता है। जब हम जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे तो वहां हम डिटेल में इस पे बात करेंगे कि ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है, वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है, नॉर्मल लैप्स रेट होता है। जनरली नॉर्मल हम यही कहते हैं कि प्रति हमारा 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान कम हो जाता है। मतलब कि अगर सरफेस पे मान लीजिए तापमान 30 है कहीं का, तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर वो 6.5 उससे आप घटा दीजिए तो उतना हो जाएगा। ये चीज होती है, तो ये कहलाएगा अल्टीट्यूड। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड का मतलब है कि जो हमारी अक्षांश है उसमें जब हम ऊपर जाते हैं तो हम जानते हैं कि अगर ये 0 डिग्री है तो हम जैसे जैसे इसके ऊपर जा रहे हैं 60 है, फिर हम और ऊपर जा रहे हैं तो 90 है। वैसे यहाँ पर है ये स्थिति, तो ऐसे भी तापमान कम होता जाता है। तभी तो 0 डिग्री से ऊपर हम जाएंगे
तो 60 डिग्री, फिर और ऊपर जाएंगे तो 90 डिग्री, और सबसे ठंडा एरिया होता है पोल वाला एरिया, 90 डिग्री वाला एरिया, जहाँ पर हमें उत्तरी गोलार्ध में हमको देखने को मिलता है आर्कटिक ओशन, और दक्षिणी गोलार्ध में हमें देखने को मिलता है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, जो कि पूर्णतया बर्फ से ढका हुआ है। तो इसीलिए मैंने आपको यह बताने का यहाँ पर प्रयास किया कि तापमान में जो घटाव होता है, तापमान में जो कमी आती है, वो दो कारणों से आती है। या तो हम सरफेस से ऊपर जाएं, ठीक, ये हमारा सरफेस है जहां हम खड़े हैं, हम ऊपर उठ रहे हैं वहां से, तो वो कहलाएगा अल्टीट्यूड। इसीलिए जब आप मैप्स देखेंगे कभी एटलस में, तो आप देखेंगे कि वहां पर लिखा होता है हाइट एल्टीट्यूड इन मीटर्स, मतलब कितने हम ऊपर उठ रहे हैं, कितना ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं मीटर्स में, वो एल्टीट्यूड हो गया। लैटिट्यूड जनरली हम सभी लोग जानते हैं कि ग्लोब पर 0 डिग्री के ऊपर जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर जाते रहेंगे, हमारे तापमान में कमी आती रहेगी, और यही हाल दक्षिणी गोलार्ध के लिए। अगर आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना है तो आइए हम कुछ उदाहरणों की सहायता लेते हैं। मान लीजिए ये एक माउंटेन है, आप माउंटेन पर चल रहे हैं, तो ये कहलाएगा अल्टीट्यूड, मतलब आप सरफेस से ऊपर की ओर जा रहे हैं। इस अवस्था में भी तापमान में कमी आती है, जिसकी अभी हमने बात की। 1 किलोमीटर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और दूसरा जो लैटिट्यूड वाला केस होता है, उसको आइए हम ग्लोब पर देखते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने है अर्थ, और हम इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं 0 डिग्री से ऊपर की ओर और 0 डिग्री से नीचे की ओर, मतलब उच्च अक्षांशों की ओर उत्तरी गोलार्ध में और उच्च अक्षांशों की ओर दक्षिणी गोलार्ध में, तो जो इंसोलेशन है उसमें कमी आती जाती है, और इससे तापमान में कमी आती है, क्योंकि वायुमंडल की मोटी परत को पार करना पड़ता है सूर्य की किरणों को। और ये आप देख रहे हैं हमारा नॉर्थ पोल का क्षेत्र, और ये है हमारा आर्कटिक ओशन, ग्रीनलैंड भी आपको दिख रहा होगा, बहुत ही कम तापमान। अब हम दक्षिणी गोलार्ध की ओर चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं अंटार्कटिका को, पूर्णतया बर्फ से ढका हुआ। तो ये बेसिकली कारण है लैटिट्यूड से संबंधित, कि तापमान में जो कमी आती है वो लैटिट्यूड के कारण भी आती है और अल्टीट्यूड के कारण। तो ये लैटिट्यूड वाला आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब चलिए हम लोग अल्टीट्यूड को भी देख लेते हैं। वहाँ तो हमने ऐसे बात की थी, बट एक बार कुछ पीक्स को देखते हैं। अब हम देखेंगे मनसालू चोटी। मनसालू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पीक है हिमालय की, और जब हम लोग इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ तो डिटेल में इन पीक्स को देखेंगे, बट यहाँ बस अपने अल्टीट्यूड वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ये है एक 3D व्यू मनसालू पीक का। आप देख सकते हैं ये अल्टीट्यूड को दिखा रहा है। आप ध्यान दें कि तापमान में वहाँ भी कमी थी इसलिए बर्फ़ जमी, तापमान में यहाँ भी कमी है इसलिए बर्फ़ जमी, लेकिन वहाँ बर्फ़ जमने का कारण है लैटिट्यूड, क्योंकि इंसोलेशन कम प्राप्त हो पा रहा है, उच्च अक्षांशों पर है वो। लेकिन यहाँ पर बर्फ़ जमने का कारण है अल्टीट्यूड, क्योंकि ये सरफेस से ऊपर है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान में कमी आती जाती है, प्रति 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो विरल हो जाता है। ये आपके सामने माउंट एवरेस्ट का एक 3D व्यू, ये भी एल्टीट्यूड को दिखा रहा है। जितने भी हमारी पीक्स वाली स्थितियाँ होंगी वो सब के सब एल्टीट्यूड को दर्शाएंगी कि वहाँ पर तापमान में जो कमी आई है वो एल्टीट्यूड के कारण है। तो ग्लेशियर बेसिकली यही 2 प्रकार के हैं, एक एल्टीट्यूड वाले, एक लैटिट्यूड वाले। तापमान किस प्रकार से 2 रूपों में कम होता है, उन बेसिक को जानने के बाद आइए अब सीधे हम हिमनद या ग्लेशियर पे आते हैं। पहला पॉइंट ये कहता है कि अन्य कारकों के जैसे ही ये भी अपरदन का एक कारक है। इसकी तो बात हमने जब हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे थे वहीं हमने कर दी थी कि जैसे ग्राउंड वाटर या सब सरफेस वाटर अर्थात भूमिगत जल, रनिंग वाटर नदी, और पवन तथा हमारा
ओशनिक वेव्स, ये सारे के सारे अपर्दन के कारक हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं अपर्दन में। एक प्रकार के इरोजन के एजेंट्स कह सकते हैं इनको। उसी प्रकार अन्य की भांति ग्लेशियर भी एक कारक है, इंपॉर्टेंट कारक है। दूसरा, हिम से युक्त नदियां, जिस प्रकार से धरातल पर हमारी नदियां होती हैं, बहती हैं, हम सभी देखे हैं नदियों को, उसी प्रकार से ग्लेशियर वास्तव में हिम से युक्त नदियां होती हैं। लेकिन अंतर क्या होता है, हमारी जो नॉर्मल रिवर्स है जिन्हें हम देखते हैं उनमें स्पीड तो तेज होती है, लेकिन इनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा मंद होती है, बहुत धीरे चलते हैं ये। दोस्तों, ये आपके सामने एक छोटा सा क्लिप है मूविंग ग्लेशियर का, गतिशील ग्लेशियर। और जिन पॉइंट्स की अभी हमने बात की उसको अगर आप यहाँ समझें तो हमने वहाँ बात की थी कि ये अपर्दन का एक कारक है और ये इसकी स्पीड कम होती है। तो वही हम देख रहे हैं, स्पीड कम है और इसी स्पीड से ये अपने अपर्दन और निक्षेपण के कार्य को कर देता है। तथा ये एक पॉइंट और हमने देखा था, हिमयुक्त नदियाँ, जिस प्रकार की सरफेस पे हमारी रिवर्स होती हैं वैसे ये एक रिवर्स जैसी ही हैं, लेकिन स्पीड बहुत ही कम होती है। और दूसरा डिफरेंस ये होता है कि उन नदियों में जल होता है, इन नदियों में बर्फ़ होती है। तो ये एक हिमयुक्त नदियाँ इन्हें हम कहते हैं। और ये वास्तव में हिम समूह होते हैं जो कि गुरुत्व से अर्थात ग्रेविटी के कारण ऊपर से नीचे की ओर इनका प्रवाह होता है। मान लीजिए एक माउंटेन है, हम जानते हैं कि प्रति 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान कम होता है। और ऐसा माना जाता है कि 4000 मीटर के आसपास उसके ऊपर ये पूरा इलाका, ये पूरा एरिया हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ये हो गई हमारी हिमरेखा। हिमरेखा। अब बात आती है हिमरेखा क्या है। तो हिमरेखा वास्तव में वह रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है, कोई रेखा खींची नहीं होती है। ये एक काल्पनिक रेखा होती है जिसके ऊपर सदैव बर्फ जमी रहती है। एक प्रकार की काल्पनिक रेखा, हिमरेखा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी हाइट हमने अभी बताई कि 4000 मीटर के ऊपर, तो जनरली माना जाता है कि 4000 मीटर पर एक काल्पनिक रेखा हिमरेखा हो गई और इसके ऊपर सदैव हमारी बर्फ जमी रहती है, परमानेंट। लेकिन हिमरेखा परमानेंट नहीं होती। हिमरेखा जैसे हमारे मौसम में तब्दीली आती है, मान लीजिए कि सूर्य, हम जानते हैं कि उत्तरायण दक्षिणायन होता है, तो इस क्षेत्र में अगर गर्मी पड़ने लगेगी तो क्या होगा, हिमरेखा ऊपर चली जाएगी। और अगर ठंडी पड़ने लगेगी तो क्या होगा, हिमरेखा नीचे आ जाएगी। जब हम लोग पर्टिकुलर हिमरेखा पर कभी बात करेंगे तो वहां इसको हम और डिटेल में जानेंगे, लेकिन जनरली समझने के लिए आप इतना समझिए कि अगर मान लीजिए किसी एरिया में ठंडा मौसम आ गया, ठंडक पड़ने लगी बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, ये हिम वाला जो क्षेत्र है ये इसका और ज्यादा विस्तार होगा और ये हिमरेखा जो यहाँ थी वो यहाँ तक आ जाएगी। मतलब ये एरिया जो अभी तक बर्फ से ढका नहीं था वो भी बर्फ से ढक जाएगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर कहीं ठंडी पड़ रही है, मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया में जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा, इंडिया के संदर्भ में हम कह सकते हैं, इंडिया की अगर हम बात करें तो जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होगा और इंडिया में उस समय ठंडी पड़ रही होगी, तो क्या होगा, हिमरेखा उस वक्त क्या रहेगी, हिमरेखा नीचे हो जाएगी, मतलब और ज्यादा एरिया कवर कर लेगी क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही है। लेकिन जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा, भारत में गर्मी वाला सीजन होगा, तो उस वक्त क्या होगा, ये ऊपर हो जाएगी क्योंकि उस वक्त गर्मी पड़ने लगी है और बर्फ का एरिया थोड़ा कम हो गया है पहले की अपेक्षा, ठंडी वाले की अपेक्षा। लेकिन एक एवरेज हम मानते हैं 4000 मीटर, ये हमारा एक औसत है कि 4000 मीटर पर एक काल्पनिक रेखा हिम रेखा होती है जो कि जिसके ऊपर हमेशा
सदैव बर्फ जमी रहती है। अब आइए इसको समझने के लिए हम इसके कुछ चित्रों को देखते हैं। हिमरेखा के बेसिक कुछ समझने के बाद अब एक चीज हम इसमें और जोड़ेंगे जिसको कि मैंने अभी नहीं बताया था, क्योंकि सबसे पहले मुझे उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था। अब वो क्लियर हो चुका है। अब आइए बात करते हैं आगे। हिम समूह गुरुत्व के कारण प्रवाहित होते हैं। हिम समूह से हिम नदियां प्रवाहित होती हैं, इसकी हमने बात की। और हमने ये भी बात किया कि जो हिम समूह ये मिलेंगे हिम क्षेत्र में, स्नो फील्ड्स में, और जो हमारी स्नो फील्ड है ये कहाँ मिलेंगी? इसके ऊपर, हिम रेखा के स्नो लाइन के ऊपर। लेकिन अभी जो हमने बात की उसमें मैं यह ऐड करना चाहूंगा कि हर प्रकार की जो हमारी ग्लेशियर हैं, अभी हम टाइप्स पे बात करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट हमारा और क्लियर होगा। सभी ग्लेशियर इस तरीके से गुरुत्व के कारण प्रवाहित नहीं होते, ठीक। जो हमारे माउंटेन वाले ग्लेशियर होंगे वो तो प्रभावित होंगे गुरुत्व के कारण, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान कम होता जाता है, और 4000 मीटर के ऊपर एवरेज अगर हम माने तो तापमान इतना कम हो जाता है कि सदैव बर्फ जमी रहती है। यहीं पर हमने ऐसे ही स्नो लाइन के कॉन्सेप्ट को समझा। लेकिन जो ग्लेशियर ऐसे नहीं है, मान लीजिए अंटार्कटिका पर तो कोई पहाड़ तो है नहीं कि वो पहाड़ होने के कारण, एल्टीट्यूड के कारण वहां बर्फ है। वो तो पूरा कॉन्टिनेंट ही बर्फ है, और उसका जो फैक्टर है ठंडा होने का वो है लैटिट्यूड। इसलिए जब हम एक डिफिनेशन लिखें ग्लेशियर की तो उसमें हम कैसे लिखेंगे, आइए उसे देखें। अब हम लिखेंगे कैसे? मुझे लग रहा होगा कि थोड़ा सा ये चैप्टर जटिल लग रहा होगा, लेकिन मैं इसे पूरा एक सारांश के तौर पे बता देता हूं। हम लिखेंगे इसको इस प्रकार से कि हिमनद अपरदन के अन्य कारकों के समान ही हिम से युक्त नदियां होती हैं, और इनकी गति बहुत ही मंद होती है, तथा वास्तव में ये हिम के समूह होते हैं जो गुरुत्व के कारण ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं, या ऊंचाई से निचले क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होते हैं। लेकिन सभी प्रकार के हिमनद पर्वतीय नहीं होते। तो जो पर्वतीय होते हैं उनका तो प्रवाह होता है, लेकिन जो महाद्वीपीय हिमनद होते हैं वो तो बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं और उनमें यह क्रिया नहीं होती, क्योंकि वो तो ऊंचाई वाली स्थिति वहां है ही नहीं। वो तो पूरा का पूरा बड़ा एरिया ही हिमनद के रूप में होता है, जैसे कि हमारा ग्रीनलैंड हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ये सारे क्षेत्र। तो इस प्रकार से हम इन 4-5 पॉइंट्स के आधार पे अपना एक लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन हमारा अच्छा सा बन सकता है। टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स अर्थात हिमनद के प्रकार। वास्तव में ये हिमनद के प्रकार भी हम इन्हें कह सकते हैं, और मेरा पर्सनली ये मानना है कि हम इन्हें हिमनद के बहुत सारे रूप भी कह सकते हैं, क्योंकि एक ही हिमनद प्रकार तो बेसिकली बड़े लेवल पे 2 ही होते हैं। एक हो गया आपका जो पर्वतीय क्षेत्रों वाला हिमनद, और दूसरा महाद्वीपीय हिमनद। पर्वतीय क्षेत्रों वाले हिमनद का मतलब हो गया कि जो ऊंचाई के कारण, हमारा एल्टीट्यूड के कारण जो टेम्परेचर कम होने से जिसका निर्माण हुआ है, जो जैसे हिमालय में, रॉकी में, इन क्षेत्रों में वहाँ भी ऊंची पीक्स हैं। आपके कॉकेशस पे माउंट एल्ब्रुश, बहुत सारी पीक्स हैं पूरे विश्व भर में। और महाद्वीपीय हो गया कौन सा? जो पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा लैंड मास ही ग्लेशियर है, जैसे ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका जैसे क्षेत्र। लेकिन जनरली इसको हम 4 प्रकारों में बांटते हैं, या इन्हें हम 4 रूप भी कह सकते हैं। हिमटोपी, महाद्वीपीय, पर्वत या घाटी हिमनद और गिरिपथ हिमनद। हिमटोपियां वास्तव में, मान लीजिए पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पर स्नो लाइन 4000 मीटर से ऊपर है, तो इसके ये वाला जो ऊपर वाला इलाका होगा स्नो लाइन से, ये एक टोपी के रूप में होगा जो पूर्णतः बर्फ से ढका होगा। यही है हिमटोपी, और यहीं से गुरुत्व के कारण धीरे धीरे इसका प्रवाह नीचे की ओर होता है।
तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ये जो चित्र आपके सामने है ये आपका स्नो लाइन के लिए भी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। आपको सीधे सीधे एक काल्पनिक रेखा जैसी लग रही है जिसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, जिसके नीचे बर्फ़ नहीं है। और ये वास्तव में हिम टोपी वाले कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेगा कि हिम रेखा से ऊपर आपकी जो टोपी नुमा आकृति नज़र आ रही है वहीं से ग्लेशियर्स का आविर्भाव होता है और वो नीचे की ओर उतरते हैं गुरुत्व के कारण। महाद्वीपीय क्या होता है? कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स, महाद्वीपीय हिमनद, इसमें बेसिकली दो नाम इंपॉर्टेंट हैं, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा लैंड मास ही ग्लेशियर के रूप में है। ऊंचाई की बात नहीं है, वहां बात है, यहाँ पर तो ऊंचाई फैक्टर है, एल्टीट्यूड फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर लैटिट्यूड अपना भूमिका निभाता है, अर्थात ये बहुत उच्च अक्षांशों पर है। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका ये पूरा का पूरा एरिया ही ग्लेशियर के रूप में है, तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं महाद्वीपीय हिमनद। यह है आपके सामने अंटार्कटिका, महाद्वीपीय हिमनद का सबसे अच्छा एग्जाम्पल और एक विस्तृत महाद्वीपीय हिमनद कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, जिसमें कि जो बर्फ़ की मोटाई है लेयर की वो लगभग 4000 मीटर के आसपास पाई जाती है और एक विस्तृत सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है ये है आपके सामने कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर का एक दूसरा एग्जाम्पल ग्रीनलैंड, जहाँ पर बर्फ़ की मोटाई 3000 मीटर मानी जाती है। और हम जानते हैं कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका ये दोनों हमारे कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर हैं जहाँ पर तापमान के कम होने का कारण लैटिट्यूड है। पर्वत या घाटी हिमनद, वास्तव में जो हिम टोपी है ये धीरे धीरे नीचे सरकते हुए यहीं से आते हैं हिमनद, तो उसके लिए हम पर्वत या घाटी हिमनद शब्दावली का प्रयोग करते हैं। तो ये हिम टोपियां और ये पर्वत घाटी हिमनद एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। हिम टोपियों से ही उसका आविर्भाव होता है ग्लेशियर का, और वो नीचे सरकता हुआ जब आता है तो उसे हम नाम दे देते हैं पर्वत हिमनद या घाटी हिमनद। गिरिपद हिमनद, गिरिपद हिमनद हम तब कहते हैं जब जो पर्वत का गिरिपद, गिरि माने पर्वत और पद मतलब पैर, पर्वत का पैर। गिरिपद हिमनद, गिरिपद हिमनद का तात्पर्य है कि जब पर्वत के ऊंचे वाले भागों से नीचे उतर के उसके आधार में बहुत सारे हिमनद मिल जाते हैं तो उससे जिस ग्लेशियर का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड पीडमोंट ग्लेशियर या गिरिपद हिमनद। दोस्तों ये है मैलास्पीना ग्लेशियर, गिरिपद हिमनद का सबसे अच्छा उदाहरण। जब भी बात होती है पीडमोंट ग्लेशियर की तो सबसे पहला नाम आता है मैलास्पीना ग्लेशियर, अलास्का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये इसकी हम एग्जैक्ट लोकेशन देख रहे हैं। हमारा पहला प्रमुख अपरदनात्मक स्थल रूप है यू शेप्ड वैली, अर्थात यू आकार की घाटी। हम लोग जब नदी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां हम लोगों ने वी आकार की घाटी का अध्ययन किया था, लेकिन ये होती है यू आकार की घाटी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल कि वहां पर नदी, क्योंकि नदी में वेग बहुत होता है, पावर बहुत होती है, तो नदी जो कटाव करती है लंबवत अपरदन करने का कार्य करती है, तो उससे जो अंग्रेजी के अक्षर वी के समान घाटी बनती है। लेकिन अभी हमने देखा इसके पहले कि जो ग्लेशियर्स होते हैं उनकी गति बहुत ही मंद होती है, बहुत स्लो होती है, तो उनके कारण जो घाटियां बनती हैं उनकी जो आकृति होती है वो अंग्रेजी के अक्षर यू की तरह होती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। ये एक बहुत ही सिंपल साइज का डायग्राम है जिसे आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं। ये है यू शेप्ड वैली, यू के आकार की घाटी, और इसका निर्माण बेसिकली होता है जो हमने बात की थी अपघर्षण। अपघर्षण दोस्तों, अपघर्षण, सन्निघर्षण जैसी जो क्रियाएं हैं, एब्रेशन, एट्रीशन, मतलब एक में जैसे ग्लेशियर आपका ये चल रहा है तो ग्लेशियर जब चलेगा जो भी अपने साथ
मटेरियल लिया है, अपरदनात्मक यंत्र, वो सारे के सारे घिसने का कार्य करेंगे, कटाव करने का काम करेंगे और इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। तो वो सारे कॉन्सेप्ट तो आपको सभी में मिलेंगे। जब हम पवन वाला पढ़े, जब हम नदी पढ़े, जब हम अब ग्लेशियर पढ़ रहे हैं, तो वहां पर जो कॉन्सेप्ट है कि किस प्रकार से अपर्दन होता है, पूरा तो सेम नहीं है ऑलमोस्ट, लेकिन सब में आपको अपघर्षण और सरणि घर्षण तो सभी में मिलेगा। स्पेशली ग्लेशियर में, नदी में और पवन में तो मिलेगा ही मिलेगा। कुछ और ऐड हो जाते हैं, जैसे जब हम पवन की बात करते हैं तो वहां पे अपवाहन, डिफ्लेशन ऐड हो जाता है। अपवाहन बाकी सब में नहीं होता। अपवाहन एक अलग क्रिया है जो कि सिर्फ पवन से संबंधित है, लेकिन अपघर्षण और सरणि घर्षण इसमें भी है, पवन वाले में भी है और रनिंग वाटर वाले चैप्टर में भी था। तो ये कुछ कॉमन प्रक्रियाएं हैं। तो वही अपघर्षण अर्थात इस प्रकार के घिसाव के कारण, कटाव के कारण इस प्रकार की एक आकृति का निर्माण होगा, जिसे हम यू शेप्ड वैली की संज्ञा देते हैं। इसमें लेकिन थोड़ा हमें मतभेद देखने को मिलता है। मतभेद क्या है? मतभेद ये है कि जो यू आकार की घाटियां होती हैं बहुत ही विशाल होती हैं, तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इतनी बड़ी घाटियों का निर्माण ग्लेशियर नहीं कर सकता। जरूर ये पहले नदी की घाटी रही होगी जिसके स्वरूप को ग्लेशियर ने बदल दिया है। लेकिन कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ग्लेशियर इतनी विशाल घाटियों का निर्माण कर सकता है। तो इसमें मतभेद अभी भी है, लेकिन ज्यादातर विद्वान यही मानते हैं कि ग्लेशियर स्वयं इतनी बड़ी घाटी का निर्माण नहीं कर सकता। जरूर ये पहले की नदी से बनी घाटी रही होगी जिसे ग्लेशियर ने यह स्वरूप प्रदान कर दिया है, इस प्रकार का बना दिया है। लेकिन यह भी बात सत्य है कि जितने भी हमारे ग्लेशियर्स हैं और जहां जहां यू आकार की घाटी बनी है, जरूरी नहीं है कि वहां नदी पहले प्रवाहित होती ही रही हो। ये बात भी सही है। तो कुल मिला के अभी भी मतभेद है जिसकी अभी हमने बात की। तो अगर इस पे लिखने को आता है तो हम पूरी जो निर्माण की प्रक्रिया की अभी हमने बात की, हम उसकी बात कर देंगे। और ये जो मतभेद है इसको भी हम बता देंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो अलग अलग वर्ग हैं विद्वानों के जिन्होंने इस बात को बताया है कि कुछ ये कह रहे हैं कि ग्लेशियर स्वयं इतनी बड़ी घाटी का निर्माण कर रहा है, कुछ कहते हैं कि नहीं, स्वयं नहीं कर रहा है, कर तो रहा है लेकिन पहले से नदी ने यहाँ घाटी बना रखी है, उसको बस ये परिवर्तित कर दे रहा है। तो अलग अलग विद्वानों के मत है, उसको भी हम अपने आंसर में डाल सकते हैं जिससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आंसर हमारा और बेहतर हो जाएगा। हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है हैंगिंग वैली या लटकती घाटी। बहुत ही सिंपल इसका भी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं। बस इसमें ये कहने का प्रयास किया गया है कि मान लीजिए ये हिमनद की मुख्य घाटी है, ठीक है, और जो इसकी सहायक घाटी है ये इसके ऊपर है। मतलब कि जो सहायक घाटी का जो तल है वो अधिक ऊंचा होता है। बेसिकली जब इसकी हम डिफिनेशन बताते हैं तो हम यही बताते हैं कि जब हिमनद की मुख्य घाटी के तल से अधिक ऊंचा उसकी सहायक घाटी का तल होता है। मतलब सहायक घाटी ऊपर होती है, मुख्य घाटी नीचे होती है। तो जो सहायक घाटी है ये मुख्य घाटी पे लटकती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए इसके लिए जो शब्दावली का हम प्रयोग करते हैं वह है हैंगिंग वैली। और ये तो हमारी मेन वैली है। और इसमें यहाँ लिखा हुआ है वाटरफॉल। वाटरफॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है? मान लीजिए ये ऊपर है, ये नीचे, मुख्य घाटी तो नीचे है, सहायक घाटी ऊपर है, लटकती हुई प्रतीत हो रही है, तो हमने नाम दे दिया हैंगिंग वैली। इसमें जो बर्फ है ये आप देख रहे हैं, जब ये पिघलती है तो एक प्रपात, छोटे से प्रपात के रूप में ये नीचे की ओर गिरती है। तो यहाँ पर एक वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता है जब ये बर्फ पिघलती है। चूंकि इसका तल ऊपर है और मुख्य घाटी का तल नीचे है, तो एक जलप्रपात का निर्माण हो जाता है और ये जल मुख्य घाटी में आता है। तो यही बेसिकली कॉन्सेप्ट है हैंगिंग वैली और मेन वैली का।
और इसमें इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, वाटरफॉल। क्यों बन रहा है, क्योंकि इस हैंगिंग वैली में जो बर्फ है वो पिघलती है और उससे ये जल नीचे गिरता है और वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता है। बेसिकली वाटरफॉल के फॉर्मेशन के पीछे सबसे बड़ा कारण है दोनों के तल की ऊंचाई में अंतर। ये ज्यादा ऊंचाई पे है, ये कम ऊंचाई पे है। और हम लोग ऑलरेडी वाटरफॉल का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि जब जल बहुत ही ऊंचाई से, खड़े ढाल से, क्लिफ से नीचे की ओर गिरता है तो वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता है। तो वही वाटरफॉल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। इस प्रकार की जो हैंगिंग वैलीज हैं उनको हम निलंबित घाटी, बहिर्लंबी घाटी या प्रपाती घाटी भी कहते हैं। और ये इसका एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है जिसे आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं, अपने नोट्स में बनाइए इसको, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इजीली बताया गया है हैंगिंग वैली के विषय में। और हैंगिंग वैली को और मेन वैली को और वाटरफॉल को दर्शाया गया है। हमारा अगला तीसरा इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है सर्क या हिमगह्वर और सर्क झील। चाहते तो हम सर्क झील या टॉर्न को अलग भी बता सकते थे, लेकिन चूंकि टोटली इसी से रिलेटेड है अतः यहाँ पर मैंने इन दोनों को एक साथ ही कर लिया है। तो इसमें हम दो लैंडफॉर्म्स को एक साथ पढ़ रहे हैं। तीसरे में सर्क या हिमगह्वर। जब भी हिमनद के अपरदनात्मक स्थल रूपों की बात होती है तो उनमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है सर्क का। सर्क को कहीं कहीं कोरी भी कहते हैं। बहुत ही सिंपल इसका फॉर्मेशन है। इसका आकार जो आराम कुर्सी आपने देखी होगी कुछ इस तरीके से होती है, इस शेप में, उस आराम कुर्सी की भांति होता है। और आप देख रहे हैं कि यहां लिखा है मूविंग आइस। तो हिमनद के प्रवाह के कारण उसके अपघर्षण से, अपघर्षण हम जानते हैं कि हिमनद इस सरफेस को घिस रहा है, ठीक है, घर्षण कर रहा है। उस घर्षण से प्रवाह के कारण इस प्रकार की आकृति बनती है जो कि आराम कुर्सी की तरह होती है। एक ये गहरा गड्ढे जैसा होता है, तो इसे ही हम कहते हैं सर्क या हिमगह्वर। चूंकि ये हिम से भरे हुए होते हैं अतः इसे हिमगह्वर की संज्ञा भी प्रदान की जाती है। लेकिन हमेशा ये हिम से भरे हुए नहीं होते हैं, ये गहरे होते हैं, खूब गहरे होते हैं। अब गहरे होने के कारण अगर मान लीजिए इनकी आइस पिघल चुकी है, आइस नहीं है इसमें, हमेशा आइस नहीं होती, तो इसमें जल भर जाता है। इसके लिए जिस शब्दावली का हम प्रयोग करते हैं वो है सर्क झील, सर्क लेक या टार्न। अगर कहीं पर टार्न लिखा हुआ है तो उसका कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि ये कोई सर्क रहा होगा, लेकिन उसमें इस वक्त बर्फ नहीं है, वहां पर जल भर गया है। तो उसके लिए हमने शब्दावली जो बनाई है वो है टॉर्न या सर्क लेक। एक प्रकार की झीलनुमा आकृति बन जाती है जिसे सर्क झील या टॉर्न कहते हैं। और नॉर्मली अगर इस प्रकार की संरचना है कि हिमनद के अपरदन के कारण जैसे हमारी आराम कुर्सी होती है उस प्रकार की एक गहरी आकृति का निर्माण हो गया है, तो इसके लिए हम जिस शब्दावली का प्रयोग करते हैं वो है सर्क या हिमगह्वर। अगर हमेशा बर्फ से भरी हुई है तो हिमगह्वर, और अगर जब भी बर्फ उसमें नहीं है, जल भर गया है, तो उसे हम सर्क झील या टॉर्न की संज्ञा प्रदान करते हैं। यहाँ पर दो टर्म और लिखे गए हैं, रिमाए या रेंडक्लेफ्ट और बर्गश्रुंड। ये जो आइस है इसमें जब यहाँ गैप पड़ जाता है तो इसके लिए हम जिस शब्दावली का प्रयोग करते हैं वो है बर्गश्रुंड। ये दरार आपको देखने को मिल रही है, लेकिन बर्गश्रुंड और रिमाए में जो अंतर होता है, यहाँ जो आपको गैप या दरार मिल रही है ये मूविंग आइस में ही मिल रही है, तो ये बर्गश्रुंड हो गया। लेकिन इस हेड वाल जो मेन आपका जिस सरफेस का इरोजन हुआ है, जो हेड वाल है, शीर्ष दीवार है, इसमें और हमारे मूविंग आइस में जो दरार या गैप बना है, इसके लिए हम रिमाए या रेंडक्लेफ्ट शब्दावली का प्रयोग करते हैं। दोस्तों सर्क झील में एक चीज मिस हो गई थी,
उसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। यद्यपि यह जो सर्क होता है काफी गहरा होता है, ठीक है, लेकिन जब आप जान रहे हैं कि परमानेंटली यहाँ पर अगर बर्फ का मूवमेंट हो रहा है तो इस पे दबाव पड़ेगा और इसकी गहराई यहाँ पर और ज्यादा होती जाएगी। मान लीजिए पहले इतना गहरा था, और दबाव पड़ा, ये और गहरा हो गया, और गहरा हो गया, और फाइनली जो आकृति बनी वो कुछ इस प्रकार की बनी। मतलब एक ठीक ठाक गहरा गड्ढे की आकृति यहाँ बन गई। और ये क्यों बना? क्योंकि ये जो मूविंग आइस थी ये इस सरफेस पे दबाव डाल रही थी, प्रेशर डाल रही थी, और इस दबाव के कारण ये इस प्रकार का गहरा गड्ढा बन गया। और इसी में जब जल भर जाता है तो हम उसे कहते हैं सर्क लेक या टॉर्न। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है सर्क या कोरी का और सर्क लेक या टॉर्न का। ये मूविंग आइस आपका प्रेशर डालेगा और ये गड्ढा और गहरा तो ये होता ही है, पहले से ही गहरा होता है, लेकिन और गहरा बनाता है इसे जो मूविंग आइस का प्रेशर, वो इसे और ज्यादा गहरा बनाने का कार्य करता है और सर्क लेक का फॉर्मेशन होता है। ये एक चित्र है सर्क का, आप देख सकते हैं, और ये है सर्क लेक या टॉर्न। हमारा चौथा इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है अरेत या तीक्ष्ण कटक। ये भी वास्तव में जो अभी हमने पढ़ा सर्क उसी से ही रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई सर्क है, अगर हम एक सर्क की आकृति बनाए, ये थोड़ा मैं इसे 3D अगर बनाने का प्रयास करूं, ये थोड़ा गहरा पार्ट इसका मान लीजिए हो गया। वहां तो हमने सीधे ऐसे बना दिया था, इस तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। वहां तो हमने सीधे डायरेक्टली ऐसे बना दिया था, लेकिन ये ऐसे तो होता नहीं है, ये और लंबाई में होता होगा ना, इस तरीके से। अगर इसे हम 3D बनाने का प्रयास करें तो कुछ ऐसी आकृति सर्क की होती होगी वास्तव में। इसीलिए मैंने कहा था सबसे पहले इस चैप्टर में कि ये लैंडफॉर्म्स ऐसे होते हैं जिन्हें वास्तव में हमने शायद ही कभी देखा हो या शायद ही कभी देख पाए, क्योंकि ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में जल्दी हम नहीं जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों पे तो हम घूमने जाते हैं, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में जहां इस प्रकार के लैंडफॉर्म्स हमें मिलेंगे वहां हम जनरली नहीं जा पाते हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी कल्पना यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी। तो ये मान लीजिए सर्क है, और एक सर्क और इधर है, ठीक, ये सर्क हो गया और ये सर्क हो गया। अब जब ये सर्क और ये सर्क मान लीजिए पास आएंगे तो ये मिल जाएंगे आपस में, एक समय ऐसा आएगा। अगर हम कुछ इस प्रकार का इसमें बना दें, ये माउंटेन एरिया तो है ही, तो ये एक कटक की भांति हमें देखने को मिलेगा। यही होता है अरेत या तीक्ष्ण कटक। जब इधर से एक सर्क और इधर से एक सर्क दोनों इस प्रकार से मिल जाएं कि एक कटक की आकृति हमें देखने को मिले, इसे बोलते हैं अरेत या तीक्ष्ण कटक। इसका फॉर्मेशन इस प्रकार के सर्कों के पीछे हटने से ही होता है कि दो सर्क मिल जाएं, एक सर्क इधर से पीछे हट रहा है, एक सर्क इधर से पीछे हट रहा है, और दोनों मिल जाते हैं तो इसका फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों, हमारा पांचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है हॉर्न। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो कोई फिगर बना ही नहीं है, लेकिन इसके निर्माण की प्रक्रिया को समझाने के लिए मैं आपको बताते बताते ही इसका चित्र बना के दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। हॉर्न बेसिकली ये भी सर्क से ही रिलेटेड है। वास्तव में सर्क से रिलेटेड बहुत सारे लैंडफॉर्म्स आपको हिमनद के अध्याय में मिलेंगे। एक सर्क खुद एक लैंडफॉर्म है, दूसरा सर्क लेक या टॉर्न, इसके पहले अभी हमने अरेत की बात की, और ये हॉर्न। तो ये कुछ 4
लैंडफॉर्म ऐसे हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं। अरेत में हमने ये देखा था कि दो सर्क पीछे हटते हैं और उसका फॉर्मेशन होता है। हॉर्न में क्या होता है, पीछे हटने की क्रिया इसमें भी होती है, लेकिन इसमें बहुत सारे सर्क, कई सर्क पीछे हटते हैं और एक पिरामिड की आकृति बन जाती है, और उसकी जो ऊंची चोटी होती है उसे हॉर्न या गिरिशृंग कहते हैं। गिरी माने पर्वत और श्रृंग माने ऊंचा। हम जानते हैं कि जो लहरों में हम श्रृंग गर्त कहते हैं ना, ये श्रृंग है, ये गर्त है, तो ये श्रृंग, ये गर्त। तो श्रृंग मतलब हाइट, ऊंचाई, ऊंचा, और गिरी माने पर्वत। तो हॉर्न या गिरिशृंग, इसे जनरली हिंदी में हम गिरिशृंग संज्ञा देते हैं और इंग्लिश में हम इसे हॉर्न की संज्ञा प्रदान करते हैं, हॉर्न शब्दावली या टर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि मान लीजिए इधर से कोई सर्क है, गहरा सर्क, इधर से कोई सर्क है, इधर से कोई सर्क है, और इधर से कोई सर्क है। सारे सर्क मिलके एक प्रकार के जो हमारा पिरामिड होता है, अगर हम एक पिरामिड बनाना चाहें यहाँ पे, 3D तो खैर यहाँ नहीं बन रहा है, लेकिन अगर हम एक बनाना चाहें तो कुछ पिरामिड नुमा आकृति देखने को मिलती है। जब हम इसके असली डायग्राम्स देखेंगे तो वहां पर हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इधर से भी सर्क मिल गया, इधर से भी सर्क मिल गया, इधर से भी, इधर से भी, हर तरफ से कई एरिया से सर्क आके पीछे हटते हुए मिल गए और एक पिरामिड की आकृति बन गई। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी होगी यही कहलाएगी हॉर्न। बस आपको यही समझना है कि कई सर्क मिलने से एक प्रकार की पिरामिड की आकृति बनती है और उसकी सबसे ऊंची चोटी कहलाती है हॉर्न। बस आपको इतना ही समझना है यहाँ पर। और फिगर आप इसका जो एग्जाम में बना सकते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन एग्जाम में बनाने के लिए आप इस प्रकार से बना सकते हैं, जो कि आपको इंटरनेट पे या जनरली पुस्तकों में देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार का डायग्राम आप बना सकते हैं। इधर सर्क हो गया, इधर सर्क हो गया, और ये इसकी ऊंची और जो नुकीली चोटी है, वहां पर मैं एक शब्द बताना भूल गया था, नुकीली चोटी। ऊंची भी होती है और नुकीली भी काफी होती है, तो इसके लिए हम हॉर्न टर्म का यूज करते हैं। तो बस यही है, हॉर्न में ज्यादा कुछ नहीं है। कई सर्क के पीछे खिसकने से इसका फॉर्मेशन होता है, एक पिरामिड की आकृति बनती है। ये है मैटर हॉर्न, जो कि स्थित है स्विट्ज़रलैंड में। आल्प्स जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर यह स्थित है, और यह जब भी बात होती है हॉर्न की तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण है ये इसका एक और चित्र, जहाँ पर और बड़े तरीके से इसको दिखाया गया है। मैटर हॉर्न, स्विट्ज़रलैंड, आल्प्स। हमारा अगला लैंडफॉर्म है नूनाटक। बहुत ही सिंपल इसका फॉर्मेशन है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हिमनद में कुछ टीले होते हैं। मान लीजिए टीले जैसी आकृति है, यहां बस आपको समझाने के लिए इसको बनाया जा रहा है। तो ये टीले जब हिमनद के प्रभाव से पूर्णतया घिस जाते हैं और छोटे हो जाते हैं, और कभी कभी तो घिस के बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। पहले ऐसे थे, फिर घिस गए, फिर और घिस गए, तो इसे ही हम कहते हैं नूनाटक। नूनाटक वास्तव में इन टीलों को कहते हैं, लेकिन ये घिसते हैं हिमनद के अपर्दन के कारण। तो इसलिए इसको भी हम जब अपर्दनात्मक स्थल रूपों वाले अध्याय में शामिल करते हैं। आप नूनाटक टीलों को देख सकते हैं कि
ये वही टीले हैं जिनके भी हम बात कर रहे थे, जो कि ग्लेशियर के प्रभाव से घिस जाते हैं। दोस्तों, हमारा अगला अपरदनात्मक स्थल रूप है भेड़ पीठ शैल या राशमुटोने। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये लैंडफॉर्म है और इसका निर्माण भी बहुत ज़्यादा सरल होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि दिखाया गया है इस डायग्राम में हिमनद के प्रवाह की दिशा। हिमनद एक ओर से चढ़ रहा है जो कि मंद ढाल है, और दूसरी ओर से उतर रहा है जो कि तीव्र ढाल है। और ये वास्तव में एक ऊंचा क्षेत्र है जिसे हिमनद अपने अपर्दन के कारण इस प्रकार का बना देता है, देखने में लगता है कि कोई भेड़ बैठी हुई है। ऐसे स्थल रूप के लिए हम जिस शब्दावली का प्रयोग करते हैं वह है भेड़ पीठ शैल या राशमुटोने। ये एक अपरदनात्मक स्थल रूप है, इसे कभी भी निक्षेप जनित स्थल रूप नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग समझें कि ये तो ऊंचा उठा पार्ट है, और आगे अभी हम एक ड्रमलिन पढ़ेंगे। और अक्सर पूछा जाता है कि ड्रमलिन और राशमुटोने में डिफरेंस क्या होता है। तो ड्रमलिन जमाव से बनता है। जब ग्लेशियर अपने अवसाद का जमाव एक टीले के रूप में कर देता है तो उसे हम ड्रमलिन बोलते हैं। वो जैसे उल्टी हमारी नाव होती है वैसा प्रतीत होता है, ऊंचा सा टीला टाइप का होता है। लेकिन जो राशमुटोने होता है ये आपका अपर्दन से बनता है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक रॉक रही होगी जिसकी थोड़ी हाइट होगी। जब इस पर ग्लेशियर प्रवाहित होगा तो ग्लेशियर इसको घिसने का काम करेगा, अपर्दन का काम करेगा यहाँ पर, और उसके शेप को कुछ इस प्रकार का बना देगा। तो इसी के लिए हम भेड़ पीठ शैल या राशमुटोने शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जो कि ग्लेशियर का एक अपरदनात्मक स्थल रूप है। इसका जिस ओर से ग्लेशियर चढ़ता है वो मंद ढाल होता है, और जिस ओर से उतरता है वो तीव्र ढाल होता है। ड्रमलिन में यही डिफरेंस होता है, जिस ओर से ग्लेशियर चढ़ता है वो तीव्र होता है, और जिस ओर से ग्लेशियर उतरता है वो मंद होता है। तो ड्रमलिन में और राशमुटोने में यही डिफरेंस है। ड्रमलिन निक्षेप जनित स्थल रूप है, राशमुटोने अपरदनात्मक स्थल रूप है। राशमुटोने में ग्लेशियर के चढ़ने वाला ढाल मंद होता है, उतरने वाला तीव्र होता है, और जैसा कि आप इस चित्र में देख भी रहे हैं। और ड्रमलिन में उतरने वाला ढाल मंद होता है और चढ़ने वाला ढाल जिससे ग्लेशियर चढ़ता है वह तीव्र होता है। अब आइए हम लोग इसके कुछ इमेजेस को देखते हैं। हमारा अगला इरोजनल लैंडफॉर्म है हिम सोपान या दैत्याकार सोपान, ग्लेशियल स्टेयरवे या जियांट स्टेयरवे। आप देख रहे हैं कि एक सीढ़ी जैसी आकृति आपको सामने नजर आ रही है। जब हिमनद इस प्रकार से अपने अपर्दन के कार्य को करे, अपघर्षण करे कि ऐसी सीढ़ी नुमा या सोपान जैसी आकृति का निर्माण हो, तो उसे ही हम हिम सोपान या दैत्याकार सोपान कहते हैं। इसमें आपको एक टर्म और देखने को मिल रहा है जो कि है पैटरनास्टर झील। ये एक हिमसोपान है, और यहाँ पर जहाँ जल एकत्रित हो जाता है, दो सीढ़ी के बीच वाला पार्ट, आप इसे अपने घर की सीढ़ी के उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि मान लीजिए एक ये सीढ़ी है, एक ये वाली सीढ़ी है। जहाँ पर इसका ये वाला हिस्सा और इसका ये वाला हिस्सा मिल रहे हैं वहां पर एक झील का फॉर्मेशन होता है जिसे हम पैटरनास्टर झील या पैटरनास्टर लेक कहते हैं। इस फिगर को आप आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल सरल तरीके से इस फिगर को मैंने बनाया है और बहुत ही इजी इसका फिगर है। हिमनद का प्रवाह मार्ग दिखाया गया है तीर के माध्यम से, और पैटरनॉस्टल झील को दिखाया गया है। इसे हम ग्लेशियल स्टेयरवे तो कहते ही हैं। आपने देखा कि मैंने यहाँ दैत्याकार सोपान टर्म भी लिखा है, तो चूंकि ये बहुत विशाल होते हैं तो इसके लिए दैत्याकार सोपान या जियांट स्टेयरवे शब्दावली का भी प्रयोग किया जाता है, और यह अत्यंत महत्वपूर्ण अपरदनात्मक स्थल रूपों में शामिल है। हमारा आखिरी इरोजनल लैंडफॉर्म है फियोर्ड। कुछ विद्वान इसके निर्माण
में भी हिमनद के अपरदनात्मक प्रक्रिया को ही संबंधित मानते हैं। और हम देख रहे हैं इस वक्त नॉर्वे में फियोर्ड की लोकेशन। फियोर्ड सागर से जुड़ी पतली खाड़ी होती है और नॉर्वे, चिली जैसे क्षेत्रों में ये हमें देखने को मिलती है। ये उस खाड़ी का एक और चित्र जिसमें बेसिकली उस पूरी खाड़ी को दिखाया गया है कि किस प्रकार से ये एक पतली खाड़ी सागर से जुड़ी होती है। इस अध्याय में हम लोगों ने बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का अध्ययन किया, तो निश्चित है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा। तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए क्या किया है कि जितने लैंडफॉर्म्स की हमने स्टडी की है, मैंने उन सब के नाम एक बार एक जगह लिख दिए हैं, जिससे आपको ये एक बार याद आ जाए कि हमने कौन कौन से लैंडफॉर्म्स का आज अध्ययन किया। ये सारे के सारे हमने इरोजनल लैंडफॉर्म्स की स्टडी की। अगर हम ऊपर से देखें तो यू शेप्ड वैली, आपको याद होगा हमने सबसे पहले यहीं से शुरुआत की थी। इसके पश्चात हैंगिंग वैली को हमने देखा, सर्क को देखा, टॉर्न जिसे हम सर्क लेक भी कहते हैं उसका हमने अध्ययन किया, हमने हॉर्न का अध्ययन किया, नूनाटक, इसके पश्चात रॉश मुटोने, ग्लेशियल स्टेयरवे, अरेत और सबसे अंत में फियोर्ड। तो ये कुल 10 प्रमुख अपरदनात्मक स्थल रूपों का हमने आज यहाँ पर अध्ययन किया। और भी बहुत सारे स्थल रूप होते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से 10 सबसे इम्पोर्टेंट इसके इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसानी से इसे आप याद रखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये भी प्रश्न आ जाता है कि इसमें से बताइए कौन सा ग्लेशियर से संबंधित है। तो अगर आपको उसके निर्माण की पूरी प्रक्रिया डीपली नहीं भी पता है, सिर्फ आप इतना भर जानते हैं कि यह एक हिमनद से बनने वाला लैंडफॉर्म है, ग्लेशियर से बनने वाला लैंडफॉर्म है, तो भी आप उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। वैसे मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप उसके पूरी निर्माण की प्रक्रिया को समझें, क्योंकि हमने काफी गहराई से एक एक लैंडफॉर्म्स का अध्ययन किया। लेकिन सर्वप्रथम अगर प्रक्रिया को याद करने में दिक्कत आ रही है तो प्रक्रिया तो समझने वाली चीज होती है। इसमें आप सबसे पहला काम करें, इन 10 शब्दावलियों को बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि हॉर्न किससे संबंधित है, तो आपका दिमाग ये नहीं जाना चाहिए कि विंड से है या नदी से है, ऐसा नहीं। अगर हॉर्न की बात आ रही है, टार्न की बात आ रही है, सर्क की बात आ रही है, यू शेप्ड वैली की बात आ रही है, रॉश मुटोने की बात आ रही है, तो तुरंत आपके मस्तिष्क में यह संकेत मिलना चाहिए कि ये बात हो रही है ग्लेशियर से रिलेटेड। इस प्रकार हिमनद के अपरदनात्मक स्थल रूपों का और उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन का यह अध्याय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग इसके निक्षेप जनित स्थल रूपों का अध्ययन करेंगे।